कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने बेटे जूई के साथ काफी तेज बारिश में अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। जहां पहुंचकर उन्होंने एक साथ खाना खाया। जूई हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध कर रखता और साथ ही में इसकी एक टांग नकली थी। इसकी मोम जूई को समझाने लगी कि इसे हमेशा अपनी आंखों पर यह पट्टी बांध कर रखनी चाहिए। और तभी वहां अचानक इसका पति आ गया। इसने घर आते ही उन दोनों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। और देखते ही देखते बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जूई के बाप ने मां को मारना शुरू कर दिया। पर अब जूई चुप रहने वाला नहीं था और अपनी मां के मना करने के बावजूद वो अपनी आंख की पट्टी हटाकर धीरे धीरे अपने डैड की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद जूई का बाप सामने से चलता हुआ चुपचाप घर से बाहर निकला और एक सड़क पर आ गया। जूई ने गुस्से से भरकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने डैड की जान ले ली। थोड़ी देर बाद जूई की मां रोते हुए इससे प्यार कर रही थी और तभी अचानक से इसने पूरी ताकत से जूई का गला दबाना शुरू कर दिया। जूई ने अपनी मां को भी अपने वश में कर लिया। खुद को छुड़ाने के बाद वो अपनी मां को एक नदी के किनारे पर ले गया, जहां पर पहुंचकर जब उन्हें दोबारा होश आया तो वो जोर जोर से रोने लग गई। असल में जूई की आंखों में एक खास ताकत थी जिसकी वजह से वो किसी को भी देखकर ही अपने वश में कर सकता था। कई सालों बाद जूई बड़ा तो हो गया पर इसे दुनिया में किसी से प्यार नहीं था और वो अपना ज्यादातर समय अकेले में गुजारता था। उसे जिंदगी में कुछ करने की टेंशन नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी से अपनी शक्तियों की मदद से पैसों की चोरी करता और फिर इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो दुनिया के अलग अलग बढ़िया होटल्स में रुकता। और कभी हम इमकबान नाम के एक लड़के जो कि कबाड़ खाने में काम करता था वो देखते हैं, जहां पर इसके सबसे खास दोस्त थे अली और बूबा। अपना काम खत्म करने के बाद इमकबान अपने इन्हीं दो दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गया। वहां से वापस आते वक्त जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन अगले ही दिन इमकबान काफी तेजी से ठीक होने लग गया। लेकिन तभी इसे अपने दोस्तों से खबर मिली कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसे सुनते ही वो अगले दिन अपने लिए नई नौकरी ढूंढने लग गया और कई दिनों नौकरी ढूंढने के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक दुकान के बारे में पता चला। ये दुकान जोंग सिक नाम के एक आदमी की थी जिसे वो अपनी बेटी यांग कोंग के साथ मिलकर चलाता था। अपनी और दुकान की जानकारी देने के बाद जोंग सिक ने एम कबान को बताया कि कैसे पिछले कुछ दिनों से इनके पैसे गायब हो रहे हैं। पता नहीं क्यों पर वो कैमरास लगने के बावजूद वो किसी को भी नहीं पकड़ पाए। अगले ही दिन जब एम कबान अपने काम पर गया तो इसकी मुलाकात यांग कोंग से हुई। इनके बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और बहुत जल्द ही वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। अगले दिन अली और बूबा भी एम कबान से मिलने के लिए दुकान में आए। अभी वो सब बैठे बातें कर ही रहे थे कि तब अचानक से जूई वहां पर आ गया और इसने तुरंत ही सभी को अपने वश में कर लिया। अब इसकी शक्तियां बचपन के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थीं और अब वो एक साथ कई सारे लोगों को अपने वश में कर सकता था। इसी दौरान इसने बॉस को तिजोरी से पैसे निकालने भेज दिया और तभी एम कबान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा। फिर इसने अपनी पूरी कोशिश करके खुद पर काबू पा ही लिया। अब इमकबान पर जूई की शक्तियों का कोई असर नहीं था और ये चीज पहली बार होते देखकर जूई पूरी तरह हैरान रह गया। फिर इसने इमकबान को रोकने के लिए अली और बूबा का इस्तेमाल किया। इसके बाद इसने यांग कोंग का इस्तेमाल करके इसकी पीठ में चाकू मरवा दिया। इमकबान ने फिर भी जूई का मुकाबला करने की कोशिश की पर अंत में जूई ने इसके ही बॉस से इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगवा दिया। हादसे के बाद एम कबान और इसके बॉस को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एम कबान तो जिंदा बच गया लेकिन इसके बॉस की वही मौके पर मौत हो गई। अब जूई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान इसकी शक्तियों से कैसे बच सकता है। और इधर एम कबान और इसके दोस्त दुकान में लगे हुए कैमरास की फुटेज निकाल ही रहे थे
कि तभी जुई भी इस वीडियो को लेने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन इस बार वो अपने साथ कई और लोगों को भी लाया था जिन्हें इसने अपने वश में किया हुआ था। खतरा देखते हुए अली और बुबा फौरन वहां से भाग गए, लेकिन एम कबान इस फुटेज को लेकर वहीं पर छिप गया। लेकिन जुई भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसने एम कबान पर हमला करना शुरू कर दिया और जल्द ही इनकी लड़ाई वहां से निकलकर सड़क पर पहुंच गई, जहां जुई बिल्कुल अकेला था। तो अब इमकबान समझ गया था कि जुई को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत है, इसलिए उसने जुई का पीछा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो लोग सड़क के किनारे पर पहुंच गए। तो जैसे ही इमकबान जुई का सामना करने के लिए गाड़ी से उतरा तो फौरन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया जो इस वक्त जुई के वश में थे, और उसी के कहने पर उन्होंने इमकबान पर हमला कर दिया। और इससे पहले कि वो इमकबान को खत्म कर पाते, इसने अपनी इलेक्ट्रिक गन से जुई पर हमला कर दिया और इसका फायदा उठाकर इमकबान ने जुई के मुंह पर कपड़ा डाल दिया ताकि वो किसी को देख ना सके। इसके बाद वो जुई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों ने इसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया और उल्टा वो इमकबान को ही नशेड़ी कहकर बुलाने लगे। इमकबान के बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने जुई के मुंह से कपड़ा हटा दिया, जिसके हटते ही सभी पुलिस वाले इसके वश में आ गए। जुई ने सभी पुलिस वालों से इमकबान पर हमला करवा दिया, लेकिन फिर भी वो इनसे किसी तरह बचकर भाग निकला। इसके बाद इमकबान सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पर जुई अभी भी इसका पीछा कर रहा था। और जैसे ही इमकबान इस हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो जुई ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को अपने वश में करके इन्हें वहीं रोक दिया और एक औरत के हाथों इसका बच्चा रेलवे ट्रैक की तरफ भिजवा दिया और एक ट्रेन काफी तेज रफ्तार से इस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। ये देखते ही इमकबान इस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के आगे कूद गया और इस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आई और इसकी ये हालत देखकर जुई इसे वहीं रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए छोड़कर अपने होटल के लिए निकल गया, जहां पहुंचकर इसने देखा कि इसका कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ है। पर इसने हर बार की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस बार भी इन्हें अपने वश में कर लिया। इसके बाद इसने सबके दिमाग से खिलवाड़ करके उनसे खुद ही को गोली मरवा दी। इसके बाद दूसरी ओर हमने देखा कि इमकबान को इतनी ज्यादा चोट लगने के बावजूद भी वो काफी जल्दी ठीक हो गया था। असल में इसके पास हीलिंग पावर जो थी, एक खास शक्ति जिससे इसका शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाता था। इमकबान समझ गया कि जुई अपने फायदे के लिए बिना सोचे हजारों लोगों की भी जान ले सकता है, इसलिए उसने अब सोच लिया कि जुई को खत्म करना ही होगा। इस काम के लिए उसने अली और बुबा को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया, जो अपने दोस्त की बात पर भरोसा करके फौरन तैयार भी हो गए। प्लान के मुताबिक अली ने एक खास वैन तैयार की जिसमें इसने एक फ्लेयर गन भी लगाई थी, जिसकी मदद से वो कुछ वक्त के लिए जुई को अंधा कर सकते थे। मगर धीरे धीरे पुलिस का ध्यान जुई की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर जैसे ही वो पूछताछ के लिए जुई के मां के घर पहुंचे तो इसने फौरन ही सभी को खत्म कर दिया। इसके बाद वो अपनी मां को भी मारने के लिए गया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और ऐन वक्त पर अपना मन बदलकर वहां से चला गया और साथ ही इसने बैंक से चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा मां के लिए भी छोड़ दिया। और इधर ये तीनों वैन में बैठकर जुई को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी थोड़ी देर के लिए इमकबान की आंख लग गई और जैसे ही इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि बुबा जुई के वश में आकर अली पर हमला कर रहा था। तो वो फौरन समझ गया कि जुई इन्हें आसपास से देख सकता था, तो इसीलिए इमकबान ने गाड़ी से उतरकर जुई को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर अचानक से उसे जुई की एक झलक दिखाई दी, जिसका पीछा करके वो एक इमारत में पहुंचा जहां जुई ने पहले ही बहुत से लोगों को अपने वश में किया हुआ था। इसके बाद जुई ने इन्हीं लोगों के जरिए इमकबान से बात करना शुरू कर दिया और इसके मुताबिक सभी की मौत के पीछे गलती इमकबान ही की है। और वो कहने लगा कि इस गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि बिना बात इसने जुई के काम में दखल अंदाजी की थी। वो आराम से चोरी करता और चला जाता और लोग मरते तो नहीं थे। बात खत्म करने के बाद एक एक करके
जुई ने सभी को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए एम कबान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जुई के इमारत से निकलते ही अली और बूबा ने अपनी फ्लेयर गन से इस पर हमला कर दिया, पर इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ और इसने उन दोनों को भी अपने वश में कर लिया। अपने प्लान के फेल होने के बाद काफी देर तक एम कबान अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। इनका कोई सुराग ना मिलने पर वो वापस दुकान पर आ गया, जहां पर पहुंचते ही इसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। असल में जुई ने अली और बूबा को वहां रस्सी के फंदों से लटकाया हुआ था और जैसे ही एम कबान उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा तो जुई ने इसे भी बेहोश कर दिया। जैसे ही इसकी आंख खुली तो वो भी अपने दोस्तों की तरह फंदे से बंधा हुआ था। इसके फौरन बाद जुई ने इन तीनों को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला गया और अचानक एम कबान की नजर ऊपर पड़े हुए चाकू पर चली गई, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी रस्सी काटने के लिए किया। लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने दोस्तों को ना बचा पाया और इधर बाहर निकलते ही जुई की नजर यांगकोंग पर पड़ी और इसने इसे भी अपने वश में कर लिया और एम कबान ने भी इसे गाड़ी में बैठते देख लिया था और वो जानता था कि जुई इसे भी जान से मारने वाला है, इसलिए इसने पूरी रफ्तार से जुई का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे रोकने के लिए जुई ने सभी गाड़ियों को अपने वश में करके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। इससे पहले अली और बूबा की आत्माएं एम कबान की मदद के लिए आ गई। उन्होंने इसे वैन में लगे एक बटन को दबाने का कहा। इसे दबाते ही वैन बिजली की स्पीड से वहां से निकल गई। इधर जुई इस लड़की के साथ एक ऊंची इमारत की छत की तरफ बढ़ रहा था। जब एम कबान वहां पहुंचा तो इसे सबसे पहले वहां जुई दिखाई दिया। उसे देखकर एम कबान ने उसे मारना शुरू कर दिया। तभी इसकी नजर वहां खड़ी यांगकोंग पर पड़ी, जो जुई के वश में थी। इसी मौके का फायदा उठाकर जुई ने एम कबान पर गोली चला दी और इसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो एम कबान को खत्म कर पाता, इसने जुई को इसके परिवार के बारे में चिढ़ाने लगा। एम कबान ने इसके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिससे जुई का ध्यान भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाकर एम कबान जुई को पकड़कर छत से नीचे कूद गया और वो अपनी जल्दी से ठीक हो जाने की शक्ति से बच गया और जुई वहीं मर गया। कुछ दिनों के बाद एक व्हील चेयर के सहारे एम कबान रेलवे स्टेशन से जा रहा था। तभी इसकी मुलाकात यांगकोंग से हुई, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी थी। और तभी वहां एक बच्चा रेलवे की पटरी पर गिर गया और कोई भी इसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी एक ट्रेन सनसनाती रफ्तार में वहां से गुजर गई तो सभी ये देखकर बहुत उदास हो गए और इस ट्रेन के गुजरने के बाद सभी ने देखा कि एम कबान ने इस लड़की को बचा लिया था और इतने खतरनाक स्टंट के बाद अपना लड़का हीरोइन तो ले ही जाएगा। तो क्या आप भी एक अनजान बच्ची के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।